नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग C4 प्लांट C4 साइकिल को डिस्कस करेंगे। कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मेजोफिल सेल में जाके पीईपी से कंबाइन करता है और पेप्टाइड एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है ऑक्जेलोस्टिक एसिड। फिर वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में। अगेन वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है बंडल सेल में। फिर वहाँ पे इसका मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड का होता है डिकार्बोक्सिलेशन बनता है। फिर पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, चला जाता है अगेन मेजोफिल सेल में और वहाँ बनाता है पीईपी। तो ये C4 साइकिल ये क्या करती है, रन करती रहती है ऐसे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पायरेशन को। फोटो रेस्पायरेशन में ये जो होता है C3 प्लांट में होता है और इसमें REPP ऑक्सीजन से कंबाइंड करके बनाता क्या है, दो मॉलिक्यूल बनाता है, एक 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद लास्ट में हम फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर उसको देते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग C4 पाथवे पर। C4 पाथवे उन प्लांटों में होता है जो प्लांट ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं या ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, उनमें C4 पाथवे होता है। ये प्लांट C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। C4 प्लांट फिर भी इनका जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में C4 पाथवे के मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में C3 पाथवे यूज किया जाता है, यानी कि केल्विन साइकिल भी होता है। तो व्हाट वे किस तरीके से दे डिफर फ्रॉम C3 प्लांट, ये C4 प्लांट है C3 प्लांट से किस प्रकार से डिफर है, आगे वही बता रखा है कि C4 प्लांट एक स्पेशल प्लांट होता है। इसमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि स्पेशल लीफ एनाटॉमी होने की वजह से हाई लाइट इंटेंसिटी के का रिस्पॉन्स देता है। फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस इसमें लैक होती है C4 प्लांट में। C4 प्लांट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास की ग्रेटर प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट में होती है। मोस्ट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट में होती है। अब अगर हम C4 प्लांट में एक होता है बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट के पास एक होता है C4 प्लांट के पास होता है एक बंडल शीथ सेल। क्या होता है बंडल शीथ सेल? तो C4 प्लांट की जो लीफ है, C4 प्लांट की जो लीफ है, उसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लार्ज सेल होता है। लार्ज सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट, इसी को बोलते हैं बंडल शीथ सेल। एंड लीफ विच हैव सच एनाटॉमी, ऐसी जिस लीफ में ऐसी एनाटॉमी देखने को मिलती है, मीन्स बंडल शीथ सेल जिसमें देखने को मिलती है, या वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ लार्ज सेल अराउंड किए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी किसमें होती है? C4 प्लांट में होती है। क्रेंज का मतलब होता है वृत्त, मीन्स गुच्छा, छल्लेदार गुच्छा। एंड बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर। बंडल शीथ सेल जो कई लेयर बनाती हैं वैस्कुलर बंडल के अराउंड में। बंडल शीथ सेल का करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती है जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बंडल शीथ सेल में। अगर आप किसी C4 प्लांट के लीफ का कट करेंगे, सेक्शन कट करके ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या देखेंगे, जैसे आप मेज और सोरगम और शुगर केन, एक्चुअली में ग्रेमिनी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसमें वो C4 प्लांट होते हैं। तो मेज और सोरगम का अगर आप क्या करो, लीफ का सेक्शन कट करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलेगी, क्रेंज एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजोफिल सेल। अब यहाँ पे क्या किया है कि आप कलेक्ट करो लीफ डाइवर्स स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज की लीफ को कलेक्ट करो। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज की लीफ को कलेक्ट करके उसका वर्टिकल सेक्शन कट करो, फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। अगर क्या हो रहा है कि बंडल शीथ सेल दिखाई दे रहा है वैस्कुलर बंडल के अराउंड, तो समझ जाना बंडल शीथ सेल की प्रेजेंस, मतलब ये प्लांट C4 प्लांट है। ये प्लांट कैसा C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट की पहचान क्या है? पहचान C4 प्लांट की ये है कि उसके पास क्या होगा, बंडल शीथ सेल होगा, बंडल शीथ सेल होगा। अब इस C4 पाथवे को, इसी को बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे, और ये एक साइक्लिक पाथवे होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब पहले हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले साइकिल देख लेते हैं, C4 साइकिल एक्चुअली में होती क्या है, या हैच एंड स्लैग पाथवे होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये है आपका मेजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट की ही बात हो रही है, लेकिन C4 प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है ये C4 प्लांट का क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें ये है मेजोफिल सेल और ये है आपका बंडल शीथ सेल। मेजोफिल सेल में पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करते हुए आ रही है मेजोफिल सेल में। मेजोफिल सेल में फास्फोइनाल पायरुवेट के साथ कंबाइंड करके, यानी कि फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा जिस एंजाइम का नाम है पेपकेज। यहाँ पे जो फिक्सेशन कर रहा है ये, यहाँ पे एक एंजाइम रहेगा जिसका नाम है पेपकेज।
पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, 4 कार्बन का ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना लेगा। यहाँ तक क्लियर है, C4 एसिड बना लेगा। अब उसके बाद ये C4 एसिड कन्वर्ट होगा, मतलब जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड में। तो इसी मेसोफिल सेल के अंदर ही ये चीज़ होगी, ये मेसोफिल सेल के अंदर ही ये C4 एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, इस प्लाज्मोडेस्माटा से मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड जो कि C4 एसिड है, 4 कार्बन का एसिड है, ये चला आएगा किसमें, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल है। अब बंडल शीथ सेल में होगा क्या, इस स्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड का होगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब बन गया ये C3 एसिड। ये C3 एसिड का नाम क्या है, पायरुविक एसिड। इस C3 एसिड का नाम है पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का अगेन होगा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये चला जाएगा बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में। अब ये मेसोफिल सेल में जाएगा तो ये बना लेगा पायरुविक एसिड C3 कार्बन का एक PEP, अगेन यही बन जाएगा, इसे रीजनरेशन हो जाएगा, अगेन बन जाएगा फास्फोइनाल पायरुवेट। मतलब इसमें भी फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, देन डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और देन रीजनरेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, फिक्सेशन और रीजनरेशन मेसोफिल सेल में हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में हो रहा है। तो इस साइकिल एक बार फिर से फास्फोइनाल पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा, देन C4 एसिड बनेगा, देन ऐसे ऐसे साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये हो रहा है किसमें, आपका C4 प्लांट में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में बता भी रखा है कि बंडल शीथ मेसोफिल सेल में पेप्टाइड एंजाइम है, जबकि बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एंजाइम है, और रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड है। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर जरा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन फास्फोइनाल पायरुवेट, शॉर्ट में PP बोलते हैं, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है और पेप फास्फोइनाल पायरुवेट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में, पूरा नाम इसका पेप कार्बोक्जिलेज हो जाएगा। रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल में नहीं होती है, लैक होती है। C4 एसिड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ये मेसोफिल सेल में ही बनता है। कैसे बनता है, फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड करता है पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। यही इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड, जैसे कि आपका मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड फर्दर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फर्दर बनाता है मेसोफिल सेल में ही, मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ होती है कहाँ, मेसोफिल सेल में ही। अब ये मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ सेल में। फिर बंडल शीथ सेल में ये मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर वापस मेसोफिल सेल में चला जाएगा और फिर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनाल पायरुवेट में, अगेन फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में रिलीज हुई है वो इंटर कर जाती है केल्विन साइकिल C3 पाथवे में, और ये पाथवे कॉमन होता है ऑल प्लांट में। मतलब केल्विन साइकिल C3 प्लांट में तो होता ही होता है, C4 प्लांट में भी होता है और कैम प्लांट में भी होता है। मतलब कोई भी प्लांट रहेगा तो उसमें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल होगी ही होगी। अब बंडल शीथ सेल ये आपका HN स्लैग पाथवे हो गया फिगर वाइज। बंडल शीथ सेल में और रुबिस्को एंजाइम एबंडेंट अमाउंट में होता है। रुबिस्को एंजाइम यानी कि राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल में होता है, लेकिन पेप्केज नहीं होता है बंडल शीथ सेल में। और इसका उल्टा मेसोफिल सेल में पेप्केज होता है लेकिन रुबिस्को नहीं होता है। तो बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, जो केलिन पाथवे होता है वो कॉमन होता है C3 C4, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, कैम प्लांट में भी होता है ये C3 C4 में तो होता C3 साइकिल यानी कि केलिन साइकिल C3 C4 प्लांट के साथ साथ कैम प्लांट में भी होता है। अब आगे एनसीईआरटी ने लिखा, डिड यू नोट दैट, क्या आपने ये चीज़ ध्यान दिया कि केल्विन पाथवे C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में होती है। जितने भी C3 प्लांट हैं उनके मेसोफिल सेल में केल्विन पाथवे होता है, लेकिन C4 प्लांट में ये मेसोफिल सेल में ना होके कहाँ पे होता है, ओनली इन द बंडल शीथ सेल में होता है। और कैम प्लांट में भी मेसोफिल सेल में ही होता है। अब इस फिगर को मैं पहले भी लगा रखा था, देखो ये C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है, मेसोफिल सेल में हो रही है। वहीं पे C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है, बंडल शीथ सेल में हो रही है। और कैम प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे रन कर रही है, मेसोफिल सेल में रन कर रही है। तो केल्विन साइकिल चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, और चाहे वो
कैम प्लांट हो रन तो तीनों में करेगी, बट अंतर है C3 प्लांट में जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल सेल में होगी, वैसे ही कैम प्लांट में जो केल्विन साइकिल है वो मेसोफिल सेल में होगी। हाँ, C4 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होगी, ना कि मेसोफिल सेल में होगी। फाइनली प्रोडक्ट सब में शुगर ही बनेगा, चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे कैम साइकिल हो। तो ये लाइन आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग फोटो रिस्पायरेशन पर। फोटो रिस्पायरेशन को देखते हैं अब जरा। फोटो रिस्पायरेशन, अब इस प्रोसेस को समझने के लिए ये जो प्रोसेस होती है फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस, ये C3 और C4 प्लांट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती है। फोटो रिस्पायरेशन को समझने के पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो केल्विन पाथवे का फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके साथ होता है? RUBP के साथ। RUBP कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ये C3 पाथवे की बात हो रही है, केल्विन पाथवे की। इसमें RUBP कंबाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है 2 मॉलिक्यूल 3PGA। फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल फार्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है RUBP के साथ, और ये कैटालाइज होता है रुबिस्को एंजाइम से। ये रिएक्शन लिख रखी है, RUBP कंबाइंड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल 3PGA का फॉर्म कर रहा है। ये किसमें हो रहा है? ये प्रोसेस हो रही है C3 प्लांट में, और C3 प्लांट में हो रही है, और कौन सा पाथवे के थ्रू हो रही है? C3 पाथवे के थ्रू। अभी तो ये C3 पाथवे की बात हो रही है। नाउ अब आगे रुबिस्को, ऊपर हमने देख भी लिया था, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का मोस्ट एबंडेंट एंजाइम रुबिस्को होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्ट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड। ये रुबिस्को एंजाइम दोनों से, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों से बाइंड कर जाता है, इसीलिए इसका नाम भी रुबिस्को है। रुबिस्को ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, लेकिन कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में हो। तो it is the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the two will bind the enzyme। अब रिलेटिव कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा रुबिस्को एंजाइम से बाइंड करेगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो स्वाभाविक सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ही जाकर रुबिस्को से बाइंड करेगा। C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन होते हैं जो बाइंड कर जाते हैं रुबिस्को से, और हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या हो जाता है? घट जाता है वो उस केस में। तो RUBP 2 मॉलिक्यूल 3PGA में कन्वर्ट होने के बजाय RUBP ऑक्सीजन से बाइंड करके बनाता है 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट और 1 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट है और 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट है, और इस पाथवे को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ध्यान से एक बार अगेन रिपीट कर रहे हैं हम। क्या होता है? C3 प्लांट में होता क्या है? C3 प्लांट में ही हो रहा है। फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रहा है? C3 प्लांट में ही हो रहा है। लेकिन इस फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन कंबाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है रुबिस्को से, और इससे CO2 फिक्सेशन डिक्रीज कर जाता है, मतलब CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाता है रुबिस्को के साथ। अब होता क्या है? RUBP PGA में नहीं कन्वर्ट होता है, बल्कि RUBP ऑक्सीजन से बाइंड करके कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लिसरेट में और फास्फोग्लाइकोलेट में। इसमें फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इसी पाथवे को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। आप जरा यहाँ से समझे फोटो रिस्पायरेशन। अच्छा, ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना। फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? सेल ऑर्गेनल में तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये कहाँ पे हो रहा है? किस प्लांट में हो रहा है? C3 प्लांट में हो रहा है। तो C3 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में अगर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो C2 से ना बाइंड करके ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है कौन? रुबिस्को। ये आपका राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट है, रुबिस्को की प्रेजेंस में O2 से बाइंड करके ये बना रहा है 2 फास्फो ग्लाइकोलेट और 3 फास्फोग्लिसरेट। अब अगर कार्बन को काउंट करोगे तो 3 फास्फोग्लिसरेट 1 2 3 इधर से 1 2 3 3 कार्बन का ये है, और आपका ये 2 कार्बन का ये है, 2 कार्बन का ये है। तो ये हो गया फोटो रिस्पायरेशन पाथवे। उसके बाद ये प्रोसेस जाएगी पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये साइकिल ऐसे चलती है। फोटो रिस्पायरेशन ऐसे होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। होता C3 प्लांट में ही है ये, बट यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रुबिस्को CO2 से कंबाइंड न करके O2 से बाइंड कर जाता है और एक मॉलिक्यूल बना देता है, किसका? एक मॉलिक्यूल बना देता है फास्फोग्लिसरेट का, और एक मॉलिक्यूल बना देता है फास्फोग्लाइकोलेट का। अब इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इन फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे, मतलब फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे में ये तो ना ही शुगर की सिंथेसिस करता है और ना ही ATP की सिंथेसिस में होती है। उल्टा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ATP का यूटिलाइजेशन भी कर लेता है। तो इसीलिए फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे में नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADP। तो अभी तक इसका फोटो रिस्पायरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन नोन नहीं है।
C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है कि C4 प्लांट में एक मैकेनिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जहाँ पर इसको बाइंड करना होता है। आप देख लीजिए ना, ये आपका किधर गया, इधर पिछले वाले पेज पे होगा, ये है आपका। आप देखिए जहाँ पे केल्विन साइकिल रन करेगी वो है बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई है जहाँ पे केल्विन साइकिल रन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब CO2 अमाउंट ज़्यादा हो गया है तो रूबिस को CO2 से कंबाइन करता है, ना कि O2 से। तो इसीलिए C4 प्लांट में ये वाली साइकिल फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में होता है। आगे, दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फॉर्म द मेसोफिल सेल। एक मिनट, this take place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release the carbon dioxide. This result क्या होता है कि increasing the intercellular concentration of carbon dioxide। वही फिगर में देखें आप कि जब C4 एसिड मेसोफिल सेल से ब्रेक डाउन होकर आता है, बंडल से ट्रांसपोर्ट होकर आता है बंडल सेल में, बंडल सेल में जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बंडल सेल में, और इसकी वजह से रूबिस्को जो होता है यहाँ पे, रूबिस्को फंक्शनिंग कैसे करता है, रूबिस्को फंक्शनिंग एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शनिंग करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देता है। अब नाउ दैट यू नो दैट, अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन लैक होता है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड ईल्ड आर बेटर इन दीज प्लांट। तो अब आप क्लियरली समझ गए हो कि C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी और ईल्ड ज़्यादा बेटर क्यों होती है कंपेयर टू C3 प्लांट के। और इसके साथ साथ C4 प्लांट का हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की भी कैपेसिटी होती है। अब आगे का एक टेबल है। अब ये तो फोटो रेस्पायरेशन क्लियर हो गया, ओके। C3 साइकिल, C4 साइकिल ये क्लियर हो गया। कैम साइकिल आपके सिलेबस में है भी नहीं तो उसको डिस्कस भी नहीं करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बट टेबल 13.1 है जिसमें फिल इन द कॉलम 2 एंड 3, ये 2 और 3 कॉलम को फिल करना है C3 और C4 प्लांट के बिटवीन डिफरेंस को हाईलाइट करते हुए। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक दिया है, देन C3 प्लांट दिया है, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में C4 प्लांट दिया और फोर्थ कॉलम में जो चूज करना है। पहला पूछा है सेल टाइप इन विद द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, तो मेसोफिल सेल में होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ना मेसोफिल सेल, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, मेसोफिल में होती है, मेसोफिल में होती है। वहीं पे C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ पे रन करती है, C4 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल शीथ में रन करती है। BS में लिखना बंडल शीथ के लिए, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन C3 प्लांट में कहाँ पे होती है, तो मेसोफिल सेल में ही होती है। अब मेसोफिल के लिए मैं यम लिख रहा हूँ। और सेकंड पूछा C4 में बताना है क्या कहाँ पे होता है इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, ये भी मेसोफिल सेल में ही होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है जो C4 एसिड है, जब मेसोफिल सेल इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ओके। कार्बोक्सिलेशन का मतलब पहले क्लियर कर लो। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, जब रूबिस्को से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये दोनों चीज़ें C3 में भी मेसोफिल सेल में होती है, C4 में भी मेसोफिल सेल में ही होती है, C4 में भी मेसोफिल सेल में ही होती है। C3 में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके साथ होता है, रूबिस्को के साथ, और C4 में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन किसके साथ होता है, पेप के साथ, फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ। अब आगे, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो इसमें C3 प्लांट में एक ही टाइप की सेल जो लीफ में होती है वो CO2 को फिक्स करती होती है मेसोफिल सेल। तो आप इसमें एक ही लिखोगे, वो मेसोफिल सेल में होता है। जबकि C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन 2 टाइप का होता है, ठीक। तो 2 टाइप में कौन कौन सा आएगा, एक आएगा आपका बंडल शीथ सेल और दूसरा आएगा मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया 2 बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल। अगला, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो अभी जस्ट ऊपर बताया प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 में होता है रूबिस्को, RUBP, रूबिस्को एंजाइम हो गया। और C4 में क्या होता है, पेप, फास्फोइनॉल पायरुवेट। और किस एंजाइम के प्रोसेस में, पेप्टाइड एंजाइम के प्रोसेस में। नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, RBP में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और PP में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये है नंबर ऑफ कार्बन C3 प्लांट के प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अब प्राइमरी CO2 फिक्सेशन C3 में जब RBP CO2 से कंबाइंड करता है तो बनाता है कौन सा प्रोडक्ट, PGA,
और C4 जब पेप से कंबाइंड करता है तो क्या बनाता है, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। आपको इसमें से चुनना था तो ये आपका हो जाएगा, चुन लेंगे आप। अगला, नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ द कार्बन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन बताना है। तो इसमें PG में कितने कार्बन होते, कितने कार्बन का है PG 3 कार्बन का है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, इस 4 कार्बन का है। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का कार्बन बताना था ना। डैश द प्लांट है रुबिस्को, C3 प्लांट में रुबिस्को होता है, यस C3 में रुबिस्को होता है। C4 में रुबिस्को होता है, यस C4 में रुबिस्को होता है, बट लोकेशन अलग अलग है। C3 प्लांट में रुबिस्को मेजोफिल सेल में होता है और C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल सी सेल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या पूछा है, डज द प्लांट हैव पेपकेज। हाँ, पेपकेज जो है आपका ये तो C3 प्लांट में नहीं होता है, C3 प्लांट में पेपकेज, ओके C3 प्लांट में, एक मिनट, तो पेपकेज ध्यान रखना C3 में भी होता है और C4 में भी होता है, बट C4 में कहाँ पे होता है, C4 में मेजोफिल सेल में पेपकेज होता है। विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को, चल रहा है ना ये, हाँ, विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को। तो रुबिस्को कहाँ पे होता है, C3 में मेजोफिल सेल में होता है, C4 में बंडल सी सेल में होता है रुबिस्को। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे के जो 3-4 दिए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। CO2 फिक्सेशन रेट अगर हाईलाइट कंडीशन है तो CO2 फिक्सेशन रेट हाईलाइट कंडीशन में C3 में क्या होगा, C3 पे मीडियम में होगा, तो यहाँ पे आप मीडियम लिखोगे, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, मीडियम होगा CO2 फिक्सेशन रेट। लेकिन C4 प्लांट में हाईलाइट कंडीशन में फिक्सेशन रेट क्या होगा, CO2 फिक्सेशन रेट हाई होगा हाईलाइट कंडीशन में, यहाँ पे हाई याद रखना। अगला, वेदर फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी में जो फोटो रिस्पायरेशन है न ही C3 में अकर होगा न ही C4 में अकर होगा। वेदर फोटो रिस्पायरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटो रिस्पायरेशन जो है C3 में तो हाई होगा, लेकिन C4 में तो होता ही नहीं है फोटो रिस्पायरेशन, तो कुछ भी कंडीशन लगा लो फोटो रिस्पायरेशन C4 में तो होगा नहीं। तो फोटो रिस्पायरेशन जहाँ जहाँ पूछा यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन, यहाँ पे फोटो, इसमें तो काट ही दो, कंडीशन रखना C3 में। तो फोटो रिस्पायरेशन C3 में तो होता है, लेकिन लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रिस्पायरेशन C3 में भी नहीं होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है। अगर लो CO2 कंसंट्रेशन है तो फोटो रिस्पायरेशन C3 में हाई होगा, क्योंकि O2 ज़्यादा रहेगा, CO2 कम है तो O2 ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन है तो O2 कम हो गया है, तो C3 में भी फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। दो कंडीशन ध्यान रखना, हाई लाइट इंटेंसिटी में और हाई CO2 कंसंट्रेशन में C3 में भी फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। वैसे नॉर्मली फोटो रिस्पायरेशन C3 में ही होता है सिर्फ, लेकिन ये दो कंडीशन में C3 में भी नहीं होता है, तो ये बात हो गई। अब आप टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होता है C3 के लिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 25 लिख लेंगे, और C4 के लिए थोड़ा हाई रहेगा तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है C3 के लिए आपका हो जाएगा व्हीट और राइस, और C4 प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा मेज, शुगरकेन और सोरगम, मेज, शुगरकेन और सोरगम। तो ये हो गया टेबल आपका कंप्लीट। इस टेबल को आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लेंगे। फैक्टर अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसरी। तो जो फोटोसिंथेसिस, वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनको समझना जरूरी है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वेरी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, क्रॉप प्लांट की जो ईल्ड है, क्रॉप प्लांट से जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसको जानने के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, कई फैक्टरों से प्रभावित होती है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों हो सकते हैं। प्लांट फैक्टर मीन्स इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आएंगे, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ एक, मेजोफिल सेल दूसरा, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, और चौथा इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल। ये तो इंटरनल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं प्लांट के, वो डिपेंड करते हैं कि ग्रोथ ऑफ प्लांट कैसी हुई है और प्लांट का जेनेटिक प्री डिपोजिशन कैसा है, मतलब जेनेटिक मेकअप उसका कैसा है प्लांट का, और प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है इस पर डिपेंड कर, कैसी हुई है इस पर डिपेंड करता है प्लांट का इंटरनल फैक्टर कैसा होगा। अब आते हैं प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर पर, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर। ये चार हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर में है। एक तो सनलाइट है जिसको डिटेल में देखना है, सेकंड टेम्परेचर है, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है और फोर्थ वाटर है। एज ए प्लांट फोटोसिंथेसाइज्ड, ये प्लांट जो रेट को अफेक्ट करते हैं ये सभी फैक्टर, मतलब सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और वाटर, ये सभी एक साथ प्रभावित करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को।
प्लांट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, ये चारों फैक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली इफेक्ट करते हैं। हेंस कई फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट को प्रभावित करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को वो इफेक्ट करते हैं। यूजुअली यूजुअली इन चारों में से कोई एक फैक्टर जो है रेट को लिमिट करने का मेजर मुख्य रीजन बन सकता है। हेंस इसीलिए किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइंड होती है उस फैक्टर के द्वारा जो फैक्टर सब ऑप्टिमम लेवल पर अवेलेबल होता है, यानी कि सबसे कम अमाउंट पे जो फैक्टर होगा, सबसे कम कंसंट्रेशन में जो फैक्टर होगा, उसके द्वारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन होगी। और जब कई सारे व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब कई सारे फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कई सारे फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें ब्लैकमैन ने क्या बोला है? ब्लैकमैन ने दिया है एक लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर कम इनटू इफेक्ट। इस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या बोला गया है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि ब्लैकमैन ने दिया है, इनका ये मानना है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस है जो अफेक्ट हो रही है मोर देन वन फैक्टर से, एक से अधिक फैक्टरों से प्रभावित हो रही है, तो उसमें से वो फैक्टर के द्वारा रेट डिटरमाइंड होगा जो फैक्टर की जो वैल्यू है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ये होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब आगे देखा इट इज द फैक्टर, अगर क्या किया जाए कि उस फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए, तो ये जो फैक्टर की क्वांटिटी का चेंज कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोसेस को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन लीफ। अब इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ये बता रही है कि एक ग्रीन लीफ है, प्लांट की ग्रीन लीफ है, प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन लीफ भी प्रेजेंस है, ऑप्टिमम लाइट भी है, ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन भी है, इसके बावजूद भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो नहीं वेरी लो है। दिस लीफ इफ गिवन ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब इस लीफ को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए तो फिर ये लीफ फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी। इससे ये पता चल रहा है कि चारों फैक्टर में से अगर कोई एक भी फैक्टर लो कंडीशन में है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगी। तीन तो ठीक है, ऑप्टिमम लाइट भी है, हरी पत्ती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन भी ठीक ठाक है, फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक चीज़ नहीं है, टेम्परेचर। अब एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। पहले तो डिस्कस करेंगे लाइट। ठीक है, अब पहला फैक्टर है हमारे पास लाइट को देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि देखो, अगर एज ए लाइट हम ले रहे हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाला फैक्टर, उसमें लाइट एज ए फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो पहले हमको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इनके बिटवीन की लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, इन तीनों चीज़ों के बिटवीन डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट मीन्स फोटोसिंथेसिस रेट के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है लीनियर रिलेशनशिप होता है, बट लो लाइट इंटेंसिटी अगर है तो एट लो लाइट इंटेंसिटी पे। इसको समझने के लिए जरा इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पे इंटेंसिटी जो लाइट इंटेंसिटी है वो जीरो है, धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। तो इस ग्राफ को आपको देख कर समझ में आ रहा है जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो लो से जैसे हाई की तरफ जाएंगे तो पहले तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, लेकिन एक ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी पर उसके जाने के बाद, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी होने के बाद उससे आगे जाएंगे, उससे हाई करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रही है, उस सेचुरेशन लेवल पे आ गई है। तो ये सेचुरेशन लेवल हो गया लाइट इंटेंसिटी का। तो ही बता रखा है कि हायर लाइट इंटेंसिटी अगर रखें ग्रेजुअली रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्दर नहीं इंक्रीज होता है और अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाते हैं, अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट करने के लिए बता रखा है कि लाइट सेचुरेशन अकर्स होता है, लाइट सेचुरेशन कब अकर होता है? फुल सनलाइट के 10% ऑफ लाइट पर, फुल सनलाइट के 10% जो होता है उस पर लाइट सेचुरेशन हो जाता है। हेंस इसीलिए हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्लांट, उन प्लांटों को छोड़कर जो प्लांट डेंस फॉरेस्ट या शेडेड छाया में होते हैं, कि लाइट नेचर में लिमिटिंग फैक्टर का काम रेयरली ही करेगा। नेचर में लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ शेड और डेंस फॉरेस्ट में कर सकता है, बाकी नहीं, नेचर में ये लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगा। इंक्रीजिंग इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम इंसिडेंट लाइट को बढ़ा देंगे तो क्या काज होगा? क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटना स्टार्ट कर देगी। ये भी ध्यान रखना है। अब सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04% तक होती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट। तो अगर इस ये कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ के 0.05% हो जा रही है, इसके कारण CO2 की फिक्सेशन रेट में वृद्धि हो सकती है। लेकिन बट इसके बियॉन्ड अगर लेवल जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये डैमेज कर सकती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक के लिए ये क्षतिकारक बन सकता है। इसके ऊपर की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, किसके ऊपर की, 0.05% के ऊपर की कंसंट्रेशन। अब C3 और C4 प्लांट रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के जो कंसंट्रेशन की रिस्पॉन्स है वो C3 और C4 प्लांट में डिफरेंट है। लो लाइट कंडीशन पे, लो लाइट कंडीशन अगर है, लो लाइट कंडीशन पे कोई भी ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन का रिस्पांस नहीं देता, नाइदर ग्रुप रिस्पांस टू हाई CO2 कंडीशन, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो C3 और C4 प्लांट दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है, C4 प्लांट का सेचुरेशन लेवल जो है, सेचुरेशन एट 360 माइक्रोन पर लीटर पे है, जबकि C3 का रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड सेचुरेशन इज सीन ओनली बियॉन्ड द 415 माइक्रो पर लीटर है। यानी कि किसका सेचुरेशन पॉइंट हाई है, किसका लो है, तो ध्यान रखना C4 का प्लांट का जो सेचुरेशन है वो 360 है और C3 का जो है वो 450 है। दस करेंट अवेलेबिलिटी फॉर CO2 लेवल इज लिमिटिंग फैक्टर टू द C3 प्लांट। तो इस अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं CO2 का जो लिमिटिंग लेवल है, CO2 लेवल इज लिमिटिंग किसमें, C3 प्लांट में, C3 प्लांट में। ओके, तो C4 प्लांट में सेचुरेशन लेवल कब दिखाई देता है, तो C4 प्लांट जो होते हैं वो लगभग 360 माइक्रोन पर लीटर पर सेचुरेट हो जाते हैं, जबकि C3 प्लांट में कब सेचुरेशन लेवल आता है, एबव द 450 माइक्रो लीटर के बाद। तो ये बात हो गया क्या, सेचुरेशन लेवल किसमें कितना है। अब द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू, चला ही नहीं है, ठीक है, द फैक्ट दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बाय शोविंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे C3 प्लांट हाई CO2 कंसंट्रेशन में रिस्पॉन्स करता है और इससे फोटोसिंथेसिस की रेट में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हैज बीन यूज फॉर द सम ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टोमेटो एंड बेल पेपर, दे आर अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर दैट लीड टू द हायर यील्ड। तो ये जो ग्रीन हाउस प्लांट है जैसे कि टोमेटो, टमाटर और बेल पेपर, ये दोनों हाई CO2 कंसंट्रेशन पे ग्रो करते हैं। बेल पेपर का मतलब होता है बेल मिर्च, ठीक है, तो हाई CO2 एटमॉस्फेयर में ये ग्रो करते हैं ताकि इनकी ईल्ड ज़्यादा हो, हायर ईल्ड हमको मिले। तो अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, टेम्परेचर पे बात करते हैं। टेम्परेचर में कुछ खास नहीं दिया है, पहले तो इन्होंने बताया वही जो हम लोग पीछे देख के भी याद रखे हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है, मतलब ये बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन का मतलब जो आपका कहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, स्टोमा में होता है। ये एक एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। यद्यपि लाइट रिएक्शन ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट, बट लेकिन ये उस ताप पर काफ़ी कम प्रभाव होता है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है। वहीं पे C3 प्लांट लोअर टेम्परेचर मतलब और लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है कम होता है C3 प्लांट में। नाउ टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर एडॉप्टेड टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट प्लांट विभिन्न पौधों के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनके अनुकूलित हैबिटेट पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है ये किस पर निर्भर करता है, अनुकूलित हैबिटेट पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल प्लांट हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, देन प्लांट एडाप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। तो जो प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो हाईयर होता है। अगर आपसे पूछा जाए हाईयर ऑप्टिमम टेम्परेचर ट्रॉपिकल में होता है कि टेम्परेट में होता है, तो ट्रॉपिकल प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हाई होता है और जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट होते हैं उनमें लो होता है, मतलब वो लो टेम्परेचर पे भी वो प्लांट अडॉप्ट कर जाते हैं। अब लास्ट फैक्टर है वाटर। वाटर में क्या दिया है इन्होंने, अब वाटर पे जरा देखते हैं। इवन थ्रो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन।
अच्छा, लाइट रिएक्शन अगर आप याद करो, लाइट रिएक्शन का ये वाटर जो है एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करता था कि नहीं। लाइट रिएक्शन में ध्यान रखो, जो ग्राइना में होता था वहाँ पे ये वाटर एक रिएक्टेंट था। कैसे? लाइट रिएक्शन में ग्राइना में जो पीएच सेकंड होता था, पीएच सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग होती थी लाइट रिएक्शन में, और वाटर की स्प्लिटिंग होती थी तो हमको ऑक्सीजन मिलता था और 2H प्लस मिलता था। ये ऑक्सीजन का, चूंकि 1 मोल वाटर लिए है ना, तो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था। तो वही चीज़ बता रहा है कि रिएक्टेंट की तरह काम करता है। दिस द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो वाटर का इफेक्ट है ये प्लांट पर पड़ता है, डायरेक्टली ये फोटोसिंथेसिस पे नहीं पड़ता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के रेट को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है वाटर, हाँ, लेकिन प्लांट पर इसका प्रभाव होता है। आगे दिया है वाटर स्ट्रेस। अगर वाटर स्ट्रेस है मतलब जल तनाव है, जल तनाव का मतलब जल वाटर की कमी है, तो होता क्या है कि इस केस में स्टोमेटा बंद हो जाता है एंड इससे होता है अतः हेंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ा सा कि अगर वाटर स्ट्रेस है, लाइन क्वेश्चन इस क्वेश्चन से इस लाइन से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। अच्छा, अगर वाटर स्ट्रेस है तो वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपलब्धता है वो भी घट जाएगी। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीव वाइल्ड। अब इसके अलावा जो वाटर स्ट्रेस है वो पत्तियों को मुरझा भी देता है, पत्तियों को वाइल्ट भी करता है, मुरझा भी देता है, जिसकी वजह से दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, लीफ की सरफेस एरिया घट जाएगी और लीफ की सरफेस एरिया घट जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वाटर स्ट्रेस काज हो रहा है तो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है। वाटर स्ट्रेस हुआ तो स्टोमेटा बंद हुआ, स्टोमेटा बंद हुआ तो कार्बन की अवेलेबिलिटी घटी, कार्बन की अवेलेबिलिटी ये तो हुआ ही हुआ, और वाटर स्ट्रेस हुआ तो क्या हुआ, लीफ मुरझा गई, लीफ मुरझा गई तो सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया घट गया लीफ का तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी घट गई। तो ये ध्यान रखना है वाटर स्ट्रेस के बारे में। वाटर खैर डायरेक्ट तो फोटोसिंथेसिस रेट को प्रभावित नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली वो प्लांट के लिए, प्लांट का जो ग्रोथ है पूरे प्लांट पर प्रभाव करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट को डायरेक्ट प्रभाव नहीं करता है। और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन भी ध्यान रखना, अगर हो जाएगा वाटर स्ट्रेस तो क्या होगा। अब समरी पे आ जाते हैं जरा। समरी में क्या दिया है, हरे पौधे अपना देख लेते हैं एक बार। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लीफ उसको टेकअप करती है स्टोमेटा के थ्रू एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन के लिए ये यूज कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रिंसिपली ग्लूकोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है मेनली, लेकिन लीफ ऐसा नहीं सिर्फ लीफ में ही होता है, लीफ में मेनली होता है, लेकिन लीफ के अलावा और भी ग्रीन पार्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। विद इन द लीफ के साथ साथ द मेजोफिल सेल, लीफ में मेजोफिल सेल होता है जिसमें लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन आर द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। वाइल केमियो ऑस्मोटिक पाथवे अकर इन द स्ट्रोमा। कीमोसिंथेटिक है ये, वेरी सॉरी, कीमोसिंथेटिक बोल गया मैं। कीमोसिंथेटिक पाथवे ध्यान रखना है, कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। तो कीमोसिंथेटिक पाथवे यानी कि डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं, या कीमोसिंथेटिक पाथवे भी इसी को बोला जाता है, ये आपकी समरी में लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस हैज 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेज होती है, तो लाइट रिएक्शन होती है एंड कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है बाय पिगमेंट के द्वारा, जो कि पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीना एंड फनल्ड टू स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल्स। 2 फोटोसिस्टम होता है PS1 और PS2। PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल ए P700 मॉलिक्यूल एट्स इट रिएक्शन सेंटर, जबकि PS2 के पास P680 रिएक्शन सेंटर होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को। जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ट्रांसफर होगा PS2 से जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, लिटी से के थ्रू होते जाएगा PS1 के पास, देन फाइनली जाएगा कहाँ पे, NAD के पास। NAD से क्या बना देगा, NADP को, एक्चुअली में यहाँ पे NADP होना चाहिए, तो NADP को रिड्यूस कर देगा किसमें, NADPH में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस। इसके मेम्ब्रेन के क्रॉस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो मूवमेंट होता है प्रोटॉन का कहाँ से, F नॉट पार्ट ऑफ ATP एंजाइम से, और ये ATP की सिंथेसिस उस समय तब हो जाती है। वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग PS2 से एसोसिएट होती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन
पीएच सेकंड से ट्रांसफर होकर चला जाता है पीएच फर्स्ट से चला जाता है NADPH के पास और उसको रिड्यूस कर देता है NADPH के पास जाता है तो NADPH प्लस H प्लस बना देता है। अब आगे कार्बन फिक्सेशन साइकिल। इन कार्बन फिक्सेशन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड बाय द एंजाइम रूबिस्को। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है RUBP रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्सेशन करके एक दो मालिक्यूल PGA का फॉर्म करता है और ये PGA कन्वर्ट होता है शुगर में। किसके द्वारा? केल्विन साइकिल के द्वारा। एंड RUBP रीजनरेट फिर हो जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। और इस साइकिल के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP और NADP सिंथेसाइज होता है लाइट रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया। और रूबिस्को आल्सो कैटालाइज ए वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट। फोटो और रिस्पायरेशन किस में होती है? C3 में होती है, C4 में नहीं होती है और एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कुछ स्पेशल सम ट्रॉपिकल प्लांट जो कि स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पेशल टाइप फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं C4 पाथवे। इन दीज प्लांट फर्स्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है मेसोफिल सेल में, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। और कौन सा होता है? वो ऑक्जेलोस्टिक एसिड होता है। बंडल सिस सेल में केल्विन पाथवे होता है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है। तो ये बात हो गई। अब समरी भी हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, देन उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 चैप्टर के बाद हम लोग इंटर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो इस वीडियो में ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल करना है, नीट PYQ करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।